हरिओम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फ्री स्टडी बाय लोधी सर के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं कृपाल लोधी। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं नंबर सिस्टम मैथ्स में संख्या पद्धति से संख्याओं के बारे में। मुख्यतः ये हमारा संख्या पद्धति या संख्याएं तथा उनका जोड़ना और घटाना, गुणा और भाग को लेकर के ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। इसके पहले हम पार्ट फर्स्ट को अपलोड कर चुके हैं। आप हमारी मैथ्स की प्लेलिस्ट में जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये एक सीरीज आपको मिलने वाली है, एक सीरीज की ओर हम आपको ले जा रहे हैं जिसमें संख्या पद्धति से रिलेटेड जितना कुछ भी हो सकता है वो हम सब बताने का आपको प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो स्टेट लेवल का हो, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो, और चाहे वो एसएससी हो या रेलवे या बैंक या शिक्षक भर्ती, किसी भी प्रकार के राज्यों की पुलिस एसआई भर्ती की परीक्षा हो, ये सभी में ये चैप्टर निश्चित रूप से आना ही होता है। और दोस्तों, यदि आप इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहते हैं तो निश्चित रूप से आपसे ये वाला चैप्टर आसानी से कवर हो जाने वाला है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, आइए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक संख्या पद्धति पार्ट 2, जिसमें हम आपको संख्याओं के बारे में बताने वाले। स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अंक किसे कहते हैं। अंक, या इसको हम इंग्लिश में डिजिट कहते हैं। स्टूडेंट्स, तो मुख्यतः जो प्रकृति से प्राप्त जिन संख्याओं का उपयोग हम गणनाओं में करते हैं, ऐसे संख्याओं को, या हम कहें कि ऐसे संकेतों को हम अंक कहते हैं। स्टूडेंट्स, और जो अंक हैं, इन अंकों की संख्या 10 है। कभी यदि आपसे पूछा जाए कि अंकों की संख्या कितनी है स्टूडेंट्स, तो अंकों की संख्या 10 है। 10 अंक हैं। जब आप शून्य से लगा करके और 9 तक के डिजिट को आप काउंट करते हो तो ये 9 तक हो गए 9, और शून्य मिला के ये 10 अंक हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, और दाशमिक संख्या पद्धति में 10 अंक ही हैं। और वर्तमान में स्टूडेंट्स जो चल रहा है वो दाशमिक संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम ही वर्तमान में ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा है, जिसमें 10 अंक ही हैं। और ऐसी संख्या पद्धति जिसमें 10 अंक होते हैं, ऐसी संख्या पद्धति को हम दाशमिक संख्या पद्धति या डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें अब हमें यह ध्यान रखना होता है इन डिजिट्स में कि यहां भी अंकों के 2 पार्ट्स कर दिए गए हैं, अंकों के 2 हिस्से कर दिए गए हैं। वो कैसे? यहां पर केवल शून्य को यदि हम अलग कर लें, यहां से यदि हम केवल शून्य को हटा लें तो स्टूडेंट्स ये जो शून्य है ये कहलाता है असार्थक अंक। बाकी 1 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 से लगा करके और 9 तक के अंकों को हम कहते हैं सार्थक अंक। अब स्टूडेंट्स, शून्य को असार्थक अंक कहलाने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण रीजन ये है कि मान के चलो हम कहें कि कोई संख्या लिखी हुई है और यदि इसके हम आगे शून्य को लगा दें तो इस संख्या का मान नहीं बदलता है। जैसे ये 111 लिखे हुए थे तो आगे हमने एक शून्य लगा दिया, मतलब अंकों की संख्या तो 3 से बढ़ के 4 हो गई, लेकिन ये 111 ही लिखे हैं, आगे के शून्य का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए स्टूडेंट्स शून्य को असार्थक अंक कहते हैं और बाकी जो 1 से लगा करके 9 तक के अंक हैं इनको हम सार्थक अंक कहते हैं। अब स्टूडेंट्स हम देख लेते हैं, हाँ, फिर यहां से एक परिभाषा पूछी जा सकती है आपको संख्याओं की। तो संख्याओं को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? मुख्यतः कि कई इकाइयों को मिलाकर के एक संख्या का निर्माण होता है। अब जो संख्याएं हैं स्टूडेंट्स, ये 2 प्रकार की होती हैं। मुख्यतः संख्याओं के प्रकार की ओर अब हम आपको ले जा रहे हैं। संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार होता है वास्तविक संख्याएं और दूसरी संख्याएं होती हैं अवास्तविक संख्याएं। ठीक है स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्याओं को हम इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं और अवास्तविक संख्याएं या फिर इन्हीं को हम काल्पनिक संख्याएं कहते हैं, इनको इंग्लिश में इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। स्टूडेंट्स, वास्तविक संख्याओं का मतलब ये होता है कि इनका वास्तव में अस्तित्व है और अवास्तविक संख्याओं का मतलब ये होता है कि जिन संख्याओं का अस्तित्व नहीं है वो केवल काल्पनिक है, हम कुछ भी उनकी जगह पर मान रख सकते हैं, वो सत्य होता है। तो ऐसी संख्याओं को हम अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। हालांकि गणित के आधार पर भी हमने इनकी परिभाषा को बताने का प्रयास किया है। तो स्टूडेंट्स, कभी यदि आपसे पूछा जाए कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं तो इसमें आपको संख्याओं के शुरुआती प्रकार में आपको कहना है संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स की वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग करने पर हमेशा ही धनात्मक संख्या प्राप्त हो। फिर से सुन लें आप एक बार, ऐसी संख्याएं जिनका स्क्वायर या वर्ग करने पर हमेशा ही धनात्मक संख्याएं प्राप्त होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे हमने यहां पर क्या लिखा है, ऋण 5। अब आप ऋण 5 का स्क्वायर करो
वर्ग करो तो ये धन 25 हो जाएगा, मतलब ये ऋण 5 वास्तविक संख्या है। करणी 3, आप यहाँ लिखा है करणी 3, इसका या वर्गमूल 3 पढ़े हम, तो वर्गमूल 3 का जब आप स्क्वायर करोगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, ये 3 होगा। तो स्टूडेंट्स ये सभी जितनी भी संख्याएं हमने लिखी हैं, ये जितनी भी हमने संख्याएं लिखी, ये सभी की सभी वास्तविक संख्याएं हैं। जैसे ऋण 5, करणी 3, करणी 2, करणी 4, 0, 5, 4, 3/2, ऋण 3/2, 4.5, 0.6 का आवर्त आदि, ये स्टूडेंट्स क्या कहलाती हैं? वास्तविक संख्याएं। ठीक है, आपको तो जितने प्रकार की भी संख्याएं आपको देखने को मिलती हैं, केवल आयोटा या अभी हम बता रहे इन अवास्तविक संख्याओं को छोड़ दिया जाए तो सभी की सभी वो वास्तविक संख्याएं ही होती हैं। अब स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर क्या कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा वास्तविक संख्याओं से जस्ट उल्टी हो जाती है। इसको हम कैसे परिभाषित करते हैं? इसको हम कहते हैं यदि किसी संख्या का वर्ग करने पर उसका मान हमेशा ही ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है। फिर से सुन लें आप एक बार, यदि किसी संख्या का वर्ग करने पर उसका मान हमेशा ही ऋणात्मक संख्या प्राप्त होता है तो ऐसी संख्याओं को हम अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। जैसे यहां हमने एग्जाम्पल बताया है √/-4 या √/-5, √/-7 आदि, ऐसी बहुत से रूट के अंदर में जितनी भी संख्याएं ये आती हैं, बस ऋण लगा हो तो ऐसी संख्याओं को हम अवास्तविक संख्याएं स्टूडेंट्स कहते हैं। अब आप कैसे समझोगे, एक चीज ध्यान में रख लो या नोट करके आप लिख लो, कॉपी में आप लिखते जाएं इन चीजों को। स्टूडेंट्स जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, इन ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल संभव नहीं होते, मतलब आप इस ऋण 4 का मान नहीं निकाल सकते, आप कुछ भी काल्पनिक मान इसका मान सकते हो। ठीक है, आगे के फलनों में ये अपन पढ़ते हैं। या हम कहें कि ऋण 5 का वर्गमूल आप नहीं निकाल सकते, आप तो नोट लगा के लिख लो, ऋणात्मक संख्याओं के वर्गमूल संभव नहीं होते हैं। तो जितनी भी ऋणात्मक संख्याएं वर्गमूल के अंदर में लिखी आती हैं, ऐसी संख्याएं सभी अवास्तविक या काल्पनिक संख्याएं होती हैं। ठीक है, मुख्यतः ध्यान रखना आप कि अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्याओं को आई से दर्शाया जाता है, इसको हम आयोटा कहते हैं, इस स्मॉल आई को आयोटा कहते हैं स्टूडेंट्स। और आयोटा का जो मान होता है ये √/-1 होता है, इसको भी आप ध्यान रखें, कॉपी में आप नोट लगा करके लिख लें कि आयोटा का मान √/-1 होता है। या फिर हम कहें इसी का रिवर्स करें तो i² का मान होता है -1। यदि हम यहाँ दोनों पक्षों में स्क्वायर कर दें तो यहाँ आ जाएगा i² और यहाँ वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। तो i² का मान कभी आपसे पूछा जाए आयोटा स्क्वायर का तो -1 होता है, और यदि i का मान पूछा जाए तो √/-1 होता है। अब स्टूडेंट्स कैसे हमने ये बताया कि ये इमेजिनरी नंबर हैं? हमने परिभाषा में क्या लिखा है कि यदि किसी संख्या का वर्ग करने पर उसका मान हमेशा ही ऋणात्मक प्राप्त होता है। आप देखो ऋण 4 √/-4 ये हमने लिखा है, इसका आप वर्ग करोगे स्टूडेंट तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है, या वर्गमूल मतलब 1/2 की घात, तो 2 से 2 कट जाती है। आप तो ऐसा याद रख लो, वर्ग से वर्गमूल कट गया, तो यहाँ वर्ग से वर्गमूल कटा, तो यह ये जब हमने ऋण 4 √/-4 का स्क्वायर किया तो कितना मिला? ऋण 4, मतलब ये वर्ग करने पर हमें कैसी संख्या मिल रही? ये हमें ऋणात्मक संख्या मिल रही, मतलब √/-4 ये कैसी संख्या होगी? अवास्तविक संख्या होगी। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ देख सकते हो वर्ग से वर्गमूल कट गया तो ये √/-5 अवास्तविक संख्या होगी। ऋण 1 का वर्ग किया तो वर्ग से वर्गमूल कट गया, ऋण 1, तो ये ऋण 1 √/, में ये अवास्तविक संख्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखते हैं। तो ये अब हमने शुरू में आपको बता दिया वास्तविक और अवास्तविक संख्याओं के बारे में। अब स्टूडेंट्स जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं स्वयं ही 2 प्रकार की होती हैं। ध्यान रखना, कभी यदि आपसे पूछा जाए कि संख्याएं कितने प्रकार की, तो 2, कौन कौन सी? वास्तविक और अवास्तविक। अब यदि आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, तो स्टूडेंट्स वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की होती हैं। पहली संख्याएं कहलाती हैं परिमेय संख्याएं, जिनको हम रेशनल नंबर कहते हैं, और दूसरी कहलाती हैं अपरिमेय संख्याएं, जिनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं इंग्लिश में। अब स्टूडेंट्स वास्तविक संख्याओं के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम परिमेय संख्याओं का। परिमेय संख्याएं हम किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है परिमेय संख्याओं की, रेशनल नंबर की, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिनमें नीचे का मान, मतलब ये अंश कहलाता है, नीचे का ये हर कहलाता है। ठीक है, ये न्यूमरेटर कहलाता है, ये डिनोमिनेटर कहलाता है स्टूडेंट्स। तो ये जो हर है, नीचे की संख्या है, इसका मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ये शर्त कभी कभी एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जिनमें q का मान मतलब हर का मान कभी 0 ना हो, ऐसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे ठीक है भिन्न की संख्या 2/3, 3/2 आदि। एक और इनका इंपॉर्टेंट कहना चाहिए गुण इनका हम देख लेते हैं। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं, इनका भागफल निश्चित एवं आवर्ती होता है। आवर्ती का मतलब आप समझना, कभी आपने भाग किया तो इस प्रकार से 6 6 6 6 6 ऐसे लगातार आ रहा है, तो इसको हम कैसा लिख देते हैं? 0.6 का आवर्त, ये मतलब होता है आवर्ती का। तो
इनका जो भागफल होता है वो निश्चित होता है, मतलब या तो अंत हो जाता है या अंत नहीं होता है तो आवर्त लगता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कैसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे यहां पर लिखा है शून्य। स्टूडेंट ध्यान रखना, कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि यह शून्य एक कैसी संख्या है, तो आप कहो शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि हम शून्य को बटे एक के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, भले इसका मान शून्य होगा। तो परिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, जैसे शून्य है, ऋण 2 है, 7/5 है, 2.357 है, ये दशमलव फॉर्मेट में लिखी है, हम इनको p/q के रूप में बिल्कुल बदल सकते। ठीक है, और ये दशमलव के बाद में देखो 1 2 3 मतलब निश्चित है, यही तो हमने लिखा है कि किसी संख्या ये लिखी होगी बटे में, इसका भागफल कैसा निकल के आया है, निश्चित, मतलब 7 के बाद में ये एंड हो रहा है, इसका मतलब ये कैसी संख्या होंगी, परिमेय संख्या होंगी। ठीक है, यहाँ 0.45 तो ये 0.454545 ऐसे अनंत बार आ रहे होंगे, तो हमने 4 5 पे आवर्त लगा दिया। वही हमने यहाँ कहा है कि परिमेय संख्याओं का जो दशमलव निरूपण होता है वो कैसा होता है, आवर्ती। तो ये यहाँ आवर्त लगा, 4.5 का आवर्त यहाँ लगा, ये 14 शुद्ध संख्या लिखी, इसके बटे 1 कर दो, तो ये सब स्टूडेंट्स आवर्त परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। एक चीज और आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जो पाई का मान होता है वो होता है 22/7। ठीक है, पाई का मान 22/7 होता है, आर्यभट्ट ने ये बताया पाई का मान होता है 22/7। तो ध्यान रखना, कभी यदि आपसे पूछा जाए कि पाई का मान जो 22/7 है ये क्या है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, इसको हम p/q के रूप में लिख रहे हैं, इसलिए पाई का मान परिमेय संख्या है। लेकिन ध्यान रखना, ये पाई स्वयं जो है ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई का मान निश्चित नहीं है, पाई का मान अनिश्चित है। लगभग 5 लाख अंकों तक पाई का मान ज्ञात कर लिया गया है। ठीक है, इसलिए ये कैसा है, ये इसका जो भागफल है पाई का वो कैसा है, अनिश्चित है, तो ये अपरिमेय संख्या है पाई। ध्यान रखना, पाई अपरिमेय संख्या है और पाई का मान परिमेय संख्या है। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स, अपरिमेय संख्या या रेशनल नंबर किसे कहते हैं, तो वे संख्याएं जिनकी कोई सीमा नहीं होती, ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं स्टूडेंट। जैसे वर्गमूल 2, तो अब वर्गमूल 2 का मान जब आप निकालोगे, देखो 1.4142 अप टू डैश 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 अनंत अंकों तक निकलता आएगा, तो ये अपरिमेय संख्या हो गई। इसी प्रकार से आप वर्गमूल 3 का मान निकालोगे तो 1.732050 अप टू डैश डैश अनंत तक निकालते जाओगे, ये कभी शांत ही नहीं होगा। तो जिनका दशमलव निरूपण कभी शांत नहीं होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, कभी शांत नहीं होता और ना आवर्ती होता है, आवर्त का सिंबल भी आप नहीं लगा सकते, ऐसी संख्याओं को हम अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, ऋण वर्गमूल 8, वर्गमूल 3/2। स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान रखना, यदि ऊपर अंश में या हर में, अंश में या हर में, देखो यहाँ करणी 3/2, तो अंश में अपरिमेय संख्या है और यहाँ हर में अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ हर में अपरिमेय संख्या है। स्टूडेंट्स अंश या हर कहीं भी यदि आपको अपरिमेय संख्या मिल रही है तो उसका जो दशमलव निरूपण होगा वो कभी भी शांत नहीं होगा, वो अशांत होगा, अनिश्चित होगा, इसलिए अनावर्ती होगा। इसलिए कभी यदि ऐसी संख्याएं कि अंश और हर कहीं भी आपको अपरिमेय संख्याएं लिखी हो तो वो पूरी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। आप ध्यान रख सकते हो इस बात का। तो ये सभी की सभी हमने कैसी संख्याएं लिखी, अपरिमेय संख्याएं लिखी हैं। और ध्यान रखना, इनका जो भागफल होता है अपरिमेय संख्याओं का वो अनिश्चित एवं अनावर्ती होता, मतलब आवर्त का सिंबल भी आप नहीं लगा सकते। जैसे देखो यहाँ हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, कह रहे हैं 0.12, तो यहाँ तो 1 2 तक लिखा, फिर एक अंक बढ़ गया, कह रहे हैं एक कोई संख्या ऐसी थी, फिर 1 2 3 आ गया, फिर यहाँ 1 2 3 4 आ गया, फिर यहाँ रहा होगा 1 2 3 4 5, मतलब आवर्त का सिंबल भी आप नहीं लगा सकते। जैसे ऐसे हम लगा देते हैं 0.666 ऐसे अप टू डैश 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 आ रहा है तो हम 0.6 का आवर्त इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ नहीं लिखा जा सकता। यही हमने यहाँ बताया है कि अपरिमेय संख्याओं का जो भागफल होता है वो अनिश्चित एवं अनावर्ती होता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमने आपको बताया परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में। ये वास्तविक संख्याओं के प्रकार हैं। अब स्टूडेंट्स जो परिमेय संख्याएं हैं इनके खुद कई प्रकार होते हैं, अब अपन उनको लेकर के चलते हैं। एक चीज और हम यहाँ आपको बताना चाह रहे हैं, वो क्या है, हमेशा ध्यान रखना, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का जोड़ना, घटाना, गुणा व भाग सभी प्रकार के हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। समझ रहे आप, नहीं समझ रहे, इस प्रकार का। जैसे मान के चलो हम कहें कि 2 एक परिमेय संख्या है, अब यदि इसमें अपरिमेय हम जोड़ दें तो इसका मान अपरिमेय ही होगा। या 2 परिमेय संख्या है, इसमें हम वर्गमूल 2 का गुणा कर दें तो भी ये अपरिमेय ही होगा। या मान के चलो 2 परिमेय है, मान के चलो, और हम कहें कि इसमें से अपरिमेय घटा दें तो अपरिमेय होगा। मतलब एक परिमेय और एक अपरिमेय का
की कोई भी संक्रिया करी जाए, जोड़ना घटाना गुणा भाग, हमें हमेशा मान कैसा प्राप्त होना है, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होना है। आप नोट लगा के लिख लें, कभी ये एग्जाम में पूछा गया है, वहीं से हमने इसको लिया है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम देख लेते हैं परिमेय संख्याओं के प्रकार। परिमेय संख्या मुख्यतः कितने प्रकार की होती है, इनकी संख्या तो निश्चित नहीं होती है, पर कुछ खास प्रकार जहां से प्रश्न बनते हैं इनको हमने बताने का प्रयास किया है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले जो संख्याएं होती हैं इनको हम कहते हैं प्राकृत संख्याएं, और प्राकृत संख्याओं को इंग्लिश में कहा जाता है स्टूडेंट्स नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृत संख्याएं। अब कैसी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हुई हैं, पहले ही से प्राप्त हुई हैं, जो आदि मानव शिकार आदि पर जाता था तो वो इन संख्याओं को बनाता जाता था, पेड़ों पे वगैरह जितनी वो नदी नालों को पार करता था, बड़े वृक्षों को, तो वो सिंबल वो बनाता जाता था। तो ये प्रकृति से ही हमें प्राप्त हुई हैं, पेड़ों पे खुदाई करके वो सिंबल बना देता था और अपनी गुफा की ओर उन्हीं के संकेतों से वो लौट आता था, मतलब ये प्रकृति से हमें प्राप्त हुई हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। या फिर एक परिभाषा और ऐसी होती है कि ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम गणनाओं में करते हैं, ऐसी संख्याओं को प्राकृत संख्या। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या हम कैसी संख्याओं को कहेंगे, जिनका उपयोग हम गणनाओं में करते हैं, ऐसी संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं। और मुख्यतः ये जो प्राकृत संख्या है स्टूडेंट्स, जब पहले शून्य की खोज नहीं हुई थी, शून्य की खोज बाद में हुई, प्राकृत संख्याओं की खोज पहले हो गई थी। मतलब पहले मतलब जो भी हिसाब किताब या जो भी गणितीय गणनाएं होती थी उनमें शून्य नहीं होता था, शून्य के बगैर ही गणितीय गणनाएं कर ली जाती थी। तो स्टूडेंट्स कभी यदि आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्राकृत संख्याएं कहां से कहां तक की कहलाती हैं, तो आपको ध्यान रखना है प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं स्टूडेंट्स एक से लगा करके और अनंत तक की, मतलब 1 2 3 4 5, ठीक है, सैकड़ा, हजार, ठीक है, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, ठीक है, नील, 10 नील, पदम, 10 पदम, शंख, 10 शंख, महाशंख, इस टाइप से बताएंगे आपको हम ये भारतीय अंकन पद्धति क्या कहलाती। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से एक से अनंत तक की संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसमें शून्य शामिल नहीं होता, ध्यान रखना आप। अब यदि आपसे कभी पूछा जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या, स्टूडेंट तो ध्यान रखो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 होती है। और यदि स्टूडेंट्स आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो कोई भी निश्चित संख्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होती। मतलब यहां हमें कहना है कि कोई भी संख्या सबसे बड़ी प्राकृत संख्या नहीं होती है, ठीक है। ये 1 से लगा करके और अनंत तक चलती हैं प्राकृत संख्याएं, ठीक है। प्राकृत संख्याओं में शून्य शामिल नहीं है। अब स्टूडेंट सेकंड नंबर पर देख लेते हैं दूसरे प्रकार की जो परिमेय संख्याओं के प्रकार हैं, उसमें अगली संख्या है पूर्ण संख्या। अब इसमें आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, पूर्ण संख्या में तो यहां कई जगह आप देख रहे हो, एक तो यहां भी 0 बना है और पूर्ण में खुद ही इतना बड़ा 0 बना है, ठीक है। जब भी आप पूर्ण लिखो, यहां जब भी आप पूर्ण लिखो, ठीक है स्टूडेंट्स, जब भी आप पूर्ण लिखो तो यहां 0 बना लेना, यहां भी और यहां भी। तो या फिर ध्यान रखना कि आर्यभट्ट जो थे अपने आप में पूर्ण गणितज्ञ थे, वो पूर्ण एक आर्यभट्ट वैज्ञानिक भी थे और एक आर्यभट्ट गणितज्ञ भी। तो ऐसे आपको याद रखना है कि जो आर्यभट्ट थे वो पूर्ण गणितज्ञ थे, पूरे गणितज्ञ थे, गणित के ज्ञाता। तो ऐसे यदि आप याद रखते हो, ठीक है, तो आर्यभट्ट ने की काय की खोज, शून्य की खोज स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम प्राकृत संख्याओं में यदि शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो ऐसी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ, इनको हम इंग्लिश में होल नंबर कहते हैं। शून्य से अनंत तक की संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। मतलब प्राकृत संख्याओं में यदि हम आर्यभट्ट की खोज को और मिला दें, शून्य को और मिला दें, तो सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं स्टूडेंट्स। इनमें ऋणात्मक संख्याएं शामिल नहीं होती। कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या स्टूडेंट्स ये होती है शून्य। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होती है। और यदि कभी आपसे पूछा जाए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होती है, तो कोई भी संख्या सबसे बड़ी पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम देख लेते हैं तीसरे नंबर पे लिखा है पूर्णांक संख्याएं क्या कहलाती हैं। पूर्ण अंक और पूर्ण संख्या में स्टूडेंट्स अंतर है। यहां हम कह रहे हैं पूर्ण अंक, ठीक है, पूर्ण अंक, अंक मतलब AN, अंक N आ रहा ना, अंक मतलब N आ रहा, तो यहां N का मतलब होता है नेगेटिव, ठीक है। यहां ये बिंदु रखा है, बिंदु मतलब नेगेटिव, ऐसा आप याद रखना स्टूडेंट्स। तो जो पूर्णांक संख्या है इनको हम इंटीजर कहते हैं, इंग्लिश में इंटीजर नंबर। तो शून्य सहित सभी धनात्मक व सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं को हम क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्याएं कहते हैं स्टूडेंट्स। इनमें सभी धनात्मक भी संख्याएं शामिल होती हैं और ऋणात्मक भी संख्याएं शामिल होती हैं। मतलब शून्य क्या है, तो शून्य एक सबसे छोटी तो पूर्ण संख्या है, लेकिन शून्य भी एक पूर्णांक है। ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6 अप टू डैश 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 कहां तक जाती है, माइनस इन्फिनिटी, अनंत तक जाती हैं। और यदि हम धनात्मक दिशा में चले तो धन 1, धन 2, धन 3, धन 4 अप टू डैश 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 ये धन में इन्फिनिटी तक जाती है। मतलब ऋण
इन्फिनिटी से धन इन्फिनिटी तक जो संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं स्टूडेंट्स, वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती हैं। कभी यदि आपको प्रश्न आ गया कि कौन सी संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं, धनात्मक और ऋणात्मक दोनों, तो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्याएं होती हैं स्टूडेंट्स, कौन सी संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। एक चीज और आप नोट लगा के कहीं नोट कर लें, शून्य ना तो धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, मतलब शून्य का कोई भी सिंबल नहीं होता है, कोई भी संकेत शून्य के आगे नहीं माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए आप, शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। फिर एक चीज और आप ध्यान रखना शून्य और एक के बारे में, यहां से कभी कभी एग्जामिनर ऑप्शन पूछ लेता है कि शून्य या एक के बारे में निम्न में से क्या सत्य है, तो तब ये प्रश्न आपसे बन जाएंगे। तो शून्य और एक ना तो सम है और, ठीक है स्टूडेंट, शून्य के बारे में है, मतलब शून्य जो है ये ना तो सम है और ना ही विषम है। ठीक है, शून्य के बारे में स्टूडेंट, एक तो क्या है, एक जो है वो विषम तो है। फिर एक के बारे में क्या सत्य स्टूडेंट्स, कि एक जो है एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक के बारे में ध्यान रखना, शून्य ना तो सम है ना ही विषम है। ठीक है, एक विषम तो है सबसे छोटी संख्या, लेकिन एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, और शून्य भी जो है ना भाज्य है ना अभाज्य है। आप नोट करके इसको लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इन प्रश्नों को हम आपको बाद में करने के लिए देंगे। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स अगली संख्याओं का जो प्रकार है, ये है सम संख्याएं, की किन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। तो आइए देखते हैं इनको। सम संख्या या स्टूडेंट्स इनको हम एवन नंबर इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग लग जाता है, ऐसी संख्याओं को हम सम संख्याएं कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 अप टू डैश 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 और इन्फिनिटी अनंत तक की। ठीक है, अब यदि कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या क्या है स्टूडेंट्स, तो सबसे छोटी सम संख्या क्या होती है, सबसे छोटी सम संख्या होती है स्टूडेंट्स कितनी, 2। ध्यान रखना आप। ठीक है, सबसे छोटी सम संख्या 2, सबसे बड़ी सम संख्या कोई भी नहीं होती। और एक 2 के बारे में एक चीज और आप ध्यान रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। ठीक है, लेकिन कभी यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य क्या है, सम अभाज्य क्या है, तो सबसे छोटी सम अभाज्य भी स्टूडेंट्स कितनी है, 2 ही है सबसे छोटी सम अभाज्य। ठीक है, लेकिन यदि पूछा जाए कि सबसे छोटी समभाज्य, जरा ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, सबसे छोटी समभाज्य, तो भाज्य संख्याएं ऐसी संख्याओं को कहते हैं जिनमें एक और उस संख्या के अलावा किसी एकाध संख्या का और यदि भाग लग जाए तो वो कहलाती हैं स्टूडेंट्स क्या, भाज्य संख्याएं। ठीक है, जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, बता रहे अभी हम आगे। तो सबसे छोटी यदि समभाज्य पूछी जाए तो सबसे छोटी समभाज्य कितनी होती है, 4। ठीक है, सम क्योंकि 2 तो अभाज्य है तो 2 तो हमें लेना नहीं पड़ेगा, और सम कह रहे तो सबसे छोटी समभाज्य संख्या कितनी होती है, 4 होती है। ध्यान रखना आप। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे अब हम देखते हैं विषम संख्याओं के बारे में। इनको ऑड नंबर कहते हैं इंग्लिश में, ऑड नंबर मीन्स होता है विषम संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, या ऐसी संख्याएं जिनमें 2 से भाग देने पर एक शेष बचता है, ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्याएं या ऑड नंबर कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 अप टू डैश 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 इन्फिनिटी तक। इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि सबसे छोटी जो विषम संख्या होती है स्टूडेंट, सबसे छोटी विषम संख्या होती है 1, और सबसे बड़ी कोई भी विषम संख्या नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देख लेते हैं 6 नंबर पे ये लिखा है कंपोजिटिव नंबर कहलाते हैं स्टूडेंट्स। इनको कहते हैं अपन भाज्य संख्याएं या फिर यौगिक संख्याएं। भाज्य या यौगिक संख्याएं, याद रखना जब भी आप इनको पढ़ें तो ऐसा ही कहें, भाज्य या यौगिक संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य कोई और भी संख्याओं से विभाजित होती हैं, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य या यौगिक संख्याएं कहते हैं। या फिर स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं, या फिर जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य या यौगिक संख्याएं कहते हैं। कैसे, देखो जैसे हमने लिखा 4, तो 4 के अपवर्तक जैसे हम लिख रहे हैं 4, तो 4 के अपवर्तक देखो, हर संख्या का अपवर्तक 1 और वो संख्या खुद तो होती है ये, मतलब 1 का भाग लग जाएगा 4 में, बिल्कुल लग जाएगा। 4 का भाग लग जाएगा 4 में, बिल्कुल लग जाएगा। और किसका भाग लग जाएगा, 2 का भी भाग लग जाएगा 4 में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 4 के अपवर्तक कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3। यही हमने यहां लिखा है कि जिनके 2 से अधिक अपवर्तक होते हैं, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य यौगिक संख्याएं कहते हैं। जैसे जब हम 8 के अपवर्तक लिख रहे होंगे, जैसे हम 8 के अपवर्तक लिखें तो 1 और 8 तो रहेंगे अपवर्तक। अब और किसका भाग जाएगा 8 में, 2 का भी जाएगा और 4 का भी जाएगा। तो ये अपवर्तक 8 के कितने हो गए, 4 हो गए। मतलब यदि 2 से अधिक अपवर्तक किसी संख्या के मिल रहे हैं तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। या फिर ऐसी संख्याएं जिनमें एक और वह स्वयं संख्या के अतिरिक्त किसी और अन्य संख्याओं का भी भाग लग जाए, ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
सबसे छोटी जो भाज्य सम संख्या होती है, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या वो क्या होती है? 4 होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी 4 ही होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या भी क्या होती है? 4 होती है। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखना, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। ठीक है, क्योंकि 4 के जो अव्वर्तक हैं वो 3 है और 4 भाज्य भी है। ठीक है, क्योंकि अव्वर्तक 3 है। अब हम देख लेते हैं, सम भी होगी, हाँ, और नहीं, सम तो सबसे छोटी 2 होगी, पर 2 भाज्य नहीं है, 2 अभाज्य। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स अभाज्य संख्याएं। ध्यान रखना यहां पर आप, अभाज्य संख्याएं या फिर अभाज्य संख्याओं को हम कहते हैं असंयुक्त संख्याएं, इन्हीं को ऋण संख्याएं और इन्हीं को कहते हैं अग्र संख्याएं। स्टूडेंट्स जब आपको ये सभी चीजें याद नहीं होती हैं, कई बार एग्जामिनर इनको अभाज्य संख्याएं लिख देता है, कभी असंयुक्त, ऋण या अग्र संख्याएं, इन सबको अभाज्य संख्याएं कहते हैं। तो स्टूडेंट्स जब कभी आपको ये हिंदी परेशान करने लगती है तो आप क्या किया करें कि आप उसका इंग्लिश याद कर लिया करें कि इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या होता है, क्योंकि प्रश्न जो हमें पूछे जाते हैं वो 2 माध्यम में, हिंदी और अंग्रेजी में पूछे जाते हैं। तो वहां जहां भी अभाज्य संख्याओं से संबंधित प्रश्न लिखे होंगे वहां ये अभाज्य संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। तो ये प्राइम नंबर वहां पर जरूर ही लिखा होगा, निश्चित ही लिखा होगा। तो प्राइम नंबर कहते हैं अभाज्य संख्याओं को और उनके इतने क्या है, ये नाम है। तो स्टूडेंट्स कैसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं? ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं कहते हैं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती, मतलब अन्य किसी भी संख्या से डिविजिबल नहीं होती, या तो उस संख्या में खुद का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या फिर हम दूसरी परिभाषा अभाज्य संख्याओं की कैसे दे सकते हैं? हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 अव्वर्तक हैं। अब 2 अव्वर्तक क्या है? वो 2 अव्वर्तक वही हैं, एक 1 और एक वह संख्या खुद। तो ऐसी संख्याएं जिनके केवल 2 अव्वर्तक हैं, ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्याएं कहते हैं। यहां हमने अभाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल लिखे स्टूडेंट्स। सीधी सी बात ये कि किसी भी संख्या का भाग ना जाए, 1 और स्वयं के अतिरिक्त, वो सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती है। स्टूडेंट ध्यान रखना, ये हमने यहां लिखी है कुछ, 2, 3, 5, 7, 11, 9 को छोड़ देंगे, 9 में 3 का भाग जाता, 9 तो भाज्य हो गई। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये कई बार पूछा गया है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो ध्यान रखना आप, सबसे छोटी असंयुक्त, ऋण या अग्र संख्या या अभाज्य संख्या, ठीक है, वो कितनी है? 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, आप नोट कर लें। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यदि कभी आपसे पूछा जाए, ये 2 तो चूंकि सम है, या अब यदि कभी आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी विषम अभाज्य क्या है, तो सबसे छोटी विषम तो है 1, लेकिन 1 अभाज्य में शामिल है नहीं। ठीक है, तो सबसे छोटी यदि विषम अभाज्य पूछा जाए तो सबसे छोटी विषम अभाज्य कितनी होती है? 3 होती है। आप इनके नोट्स बना लें, जो हम ये बोलते जा रहे हैं छोटी बड़ी, यही प्रश्न पूछे जाते हैं, आप इनको लिख लें। एक चीज और आप ध्यान में रखें स्टूडेंट्स, 1 से 100 तक केवल 25 अभाज्य संख्याएं मिलती हैं। कभी ये नंबर सिस्टम में पूछा गया है तो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अन्य प्रकार और देख लेते हैं स्टूडेंट्स। अगला जो संख्याओं का प्रकार है, इसमें हमने लिया है समपूर्णांक। तो देखो पूर्णांक, जैसा कि हमने बताया था, पूर्णांक एन आ रहा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होंगे। ठीक है, तो समपूर्णांक क्या कहलाते हैं? धन 2 और ऋण 2, मतलब हमने लिख दिया धन ऋण 2, इनको हम धन 2 भी लिख सकते हो, कामा लगा के ऋण 2 भी लिख सकते हैं। धन 4 ऋण 4, धन 6 ऋण 6, ऐसी अप टू डैश 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 कहां तक? धन ऋण कहां तक? इन्फिनिटी तक जाएगा, अनंत तक। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? ये समपूर्णांक है। क्योंकि एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं कभी कभी कि निम्न में से कौन समपूर्णांक है, तो वहां लिखा होगा धन 2, फिर लिखा होगा ऋण 2, फिर कहेंगे कि बोथ दोनों, मतलब ए और बी, तो हम कहेंगे बोथ दोनों, धन 2 ऋण 2 दोनों समपूर्णांक हैं। इसी प्रकार से विषम पूर्णांक, तो देखो पहले विषम लिख लो, 1, 3, 5, 7, 9 डैश 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 अप टू। ठीक है, और कहां तक जाएंगे? ये भी धन ऋण इन्फिनिटी तक। सबसे बड़ी कोई भी विषम पूर्णांक नहीं होगी। ठीक है, हाँ, सबसे छोटा समपूर्णांक हो सकता है धन 2 या ऋण 2, सबसे छोटा विषम पूर्णांक हो सकता है धन 1 और ऋण 1। हालांकि ऋणात्मक संख्याएं छोटी होती हैं, तो सबसे छोटा पूछा जाए तो आप ऋण को ही सिलेक्ट करें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये विषम पूर्णांक हो गए, क्योंकि पूर्णांक संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती हैं, इसलिए हमने यहां पर धन और ऋण दोनों लगाया है। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट, 10 नंबर पे लिखा है यहां सह अभाज्य संख्याएं। कैसी संख्याओं को? को प्राइम नंबर। सह अभाज्य संख्याएं कैसी संख्याओं को कहते हैं, इसको आप समझ लें। तो एक तो यहां पर लिखा है सह। सह का मतलब क्या होगा स्टूडेंट्स? सह का मतलब होगा बिल्कुल साथ में जो चल रही है। ठीक है, तो जब 2 प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक यदि 1 होता है, ध्यान से सुनना, यदि जिन 2 संख्याओं का या जिन 2 प्राकृत संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है, ऐसी संख्याओं को हम
सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 और 5 का जब आप महत्तम समापवर्तक निकालोगे तो निकाल के देखना, उभयनिष्ठ गुणनखंड यहाँ है नहीं तो 1 होगा। या हम कहें 7, 9 और भी कुछ लिखते हैं, जैसे हम कहें 10, तो 7, 9 और 10 का आप महत्तम समापवर्तक निकालना स्टूडेंट्स, वो भी कितना होगा, इनका महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये 1 होगा। तो जिन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 1 होता है ऐसी संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब हम आगे देख लेते हैं 11वें नंबर पे यहाँ स्टूडेंट्स लिखा है, यहाँ लिखा है जुड़वा अभाज्य संख्याएं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या कहलाती हैं, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। ठीक है, तो ध्यान रखना ऐसी प्राकृत संख्याओं को हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं जो लगातार की अभाज्य संख्याएं होती हैं। और जुड़वा का मतलब 2 ही जुड़वा होते हैं, यहाँ 3 जुड़वा हमें नहीं कहना है, 2 जुड़वा होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम क्या कहेंगे कि प्राकृत संख्याओं में लगातार की अभाज्य संख्याओं की जो जोड़ी होती है, लगातार की जो अभाज्य संख्याओं का युग्म या पेयर होता है, उन्हें हम जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2 अभाज्य हो, फिर उससे जस्ट बड़ी अगली 3 अभाज्य, तो उससे जस्ट अगले वाली संख्या दोनों अभाज्य अभाज्य लेना है। तो यदि कहीं आ जाए हमें कि 2 और 3, तो ये जुड़वा अभाज्य में आ जाएंगी। या लिखा है 5 और 7, तो देखो 5 और उसकी अगली 7 भी ये दोनों अभाज्य हैं, और अगली वाली है या 5 देखें तो इसके 7 के जस्ट पिछली वाली, तो ये जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। या एक 23 ले ली हमने, और 23 के बाद फिर जो अगली अभाज्य जाना है वो कौन सी आना स्टूडेंट्स, 29। तो ऐसी संख्याओं को जुड़वा अभाज्य कहते हैं जो 2 लगातार की अभाज्य संख्याएं होती हैं। स्टूडेंट्स अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, इसके कई बार प्रश्न खासकर SSC तो पूछता ही है इसके क्वेश्चन, वो क्या है देख लेते हैं। ये कहलाती है संपूर्ण संख्या, होल नंबर। स्टूडेंट्स ऐसी प्राकृत संख्या, ध्यान से सुनना, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से 2 गुना होता है। ध्यान से सुनो, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से 2 गुना होता है, ऐसी संख्याओं को हम संपूर्ण संख्याएं कहते हैं। कैसे, एक चीज और ध्यान रखना, 1 से 100 तक के बीच में स्टूडेंट्स, 1 से और 100 तक के बीच में केवल 2 ही संपूर्ण संख्याएं हैं, 6 और 28। अब कैसे आप इस कॉन्सेप्ट को समझ लें, हम आपको बता रहे हैं। संपूर्ण संख्या ये कहलाती, मतलब 6 भी संपूर्ण संख्या है और 28 भी संपूर्ण संख्या है। ठीक है, जिसके सभी अपवर्तकों का योग। अब हम 6 के अपवर्तक यदि निकालें, हम निकाल रहे हैं 6 के अपवर्तक, तो स्टूडेंट्स 6 के जब हम अपवर्तक निकाल रहे होंगे तो ये आ रहे होंगे। देखो अपवर्तक का मतलब क्या होता है कि 6 में भाग किन किन संख्याओं का पूरा पूरा जा रहा है, ऐसी संख्याएं अपवर्तक कहलाती हैं। ठीक है, जिससे 6 कट रहे हैं, या हम ऐसा कहें तो देखो 1 का भाग जाएगा 6 में और 6 का खुद जाएगा, माने हर संख्या और 1 और वह संख्या खुद स्वयं वो तो अपवर्तक होती है। तो 1 और 6 तो 6 के अपवर्तक हैं। अब 2 का भाग भी जा रहा 6 में, और कितने का जा रहा, 3 का भाग भी जा रहा कितने में, 6 में। तो 6 के अपवर्तक हमें ये मिल गए। अब क्या है, यहां पर लिखा है कि ऐसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग। अब हम इनको जोड़ें तो 1 और 2 3 और 3 6 और 6 कितने हो गए, 12 हो गए स्टूडेंट। अब आप देखो जिसके सभी अपवर्तकों का योग संख्या मान से 2 गुना हो। अब 6 का 2 गुना है क्या 12? बिल्कुल है, 6 दूनी 12, 6 का 2 गुना है 12। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 जो है वो कैसी संख्या हो गई, वो संपूर्ण संख्या हो गई। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आप किसको चेक कर सकते हो, इसी प्रकार से आप 28 को चेक कर सकते हो। जब आप 28 के अपवर्तक लिख रहे होगे तो 28 के अपवर्तक क्या क्या होंगे, पहले आप इसको समझ लो। तो 28 के अपवर्तक क्या क्या होंगे, 1 होगा और 1 क्या होगा, 28 खुद होगा। मतलब 1 और वह संख्या तो अपवर्तक होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब 2 का भी भाग जाएगा 28 में, फिर 4 7 28, 4 का भी भाग जाएगा, फिर 7 का भी भाग जाएगा, और फिर कितने का जाएगा, 14 का भाग जाएगा, कितने में, 28 में। अब स्टूडेंट्स आप इन सबको जोड़ना, 1 और 2 3 4 7 7 14 14 28 और 28 56। इन सब का जोड़ कितना बन रहा, 56। तो ये 28 का 2 गुना है 56 है, 28 का 2 गुना है 56। ठीक है, तो आप समझ गए, ऐसी प्राकृत संख्या जिसके सभी अपवर्तकों का योग यदि हम करें तो जो योग है वो संख्या से 2 गुना यदि आता है, तो ऐसी संख्याओं को हम संपूर्ण संख्याएं कहते हैं। स्टूडेंट्स 1 से 100 तक के बीच में केवल 2 संपूर्ण संख्याएं हैं, 6 और 28। ठीक है, ऑप्शन में आ सकता है निम्न में कौन संपूर्ण संख्या है या नहीं है। अब हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स तिर्यक संख्याएं क्या कहलाती हैं। तो जैसा कि आपने स्टूडेंट्स पढ़ा होगा, पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ा होगा, समकोण त्रिभुज में जो पाइथागोरस ने समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में जो संबंध बताया था
ठीक है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, इतना बस ध्यान रखना। और किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज में, वो कर्ण होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है। तो इसमें हम सूत्र लगाते हैं, पाइथागोरस प्रमेय का एक स्टूडेंट्स फार्मूला है, और वो क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। या इसको हम शार्ट में लिख लेते हैं, इंग्लिश लिखने में कम समय लगता है, हिंदी में ज्यादा समय, तो हम शार्ट में से लिखते हैं सी स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी का वर्ग बराबर ए का वर्ग धन बी का वर्ग। तो स्टूडेंट्स यहाँ क्या होता है, हमेशा आप ध्यान रखना, सबसे बड़ी संख्या को हमें कर्ण मानना होता है, चाहे वो पहले लिखी हो चाहे वो लास्ट में लिखी हो, सबसे बड़ी संख्या क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। तो जैसे यहाँ लिखा है 3 4 5 स्टूडेंट्स, तो इसमें कर्ण क्या होगा, 5 होगा। तो जब हम यहाँ करेंगे 5 का वर्ग बराबर, अब आप लंब और आधार किसी को भी मान लो, हालांकि लंब समकोण त्रिभुज में सबसे छोटी होती है, तो लंब की जगह हम रखेंगे 3 का वर्ग, धनाधार की जगह रखेंगे कितने का वर्ग, 4 का वर्ग। तो 5 का वर्ग करेंगे मतलब 5 गुणा 5 2 बार तो 25 मिलेगा, फिर 3 का वर्ग 3 गुणा 3 3 3 9, और 4 का वर्ग 4 चौको 16, तो यहाँ ये 25 हो गए स्टूडेंट्स। और 16 और 9 जब हमने जोड़े तो ये भी कितने हो गए, 25। मतलब दोनों पक्ष कैसे आ गए, दोनों पक्ष स्टूडेंट्स ये कैसे आ गए, बराबर आ गए, 25 बराबर 25। इसका मतलब क्या हुआ, जिनमें भी ये इस फार्मूला में मान रखने पर कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग, इस फार्मूला में मान रखने पर यदि दोनों पक्ष के मान बराबर आ जाएं तो ऐसी संख्याएं तिर्यक संख्याएं कहलाती हैं। यदि ये दोनों पक्ष के मान बराबर नहीं आते, यहां कुछ और आ रहा होता और यहां कुछ और आ रहा होता, तो ये तिर्यक संख्याएं नहीं थी। ठीक है स्टूडेंट्स, इनके पेयर होते हैं और इनमें 2 का 3 का सब में, मतलब जैसे हम यहाँ हमने 3 में 2 का गुणा किया तो 6 आ गए, 4 में 2 का किया तो 8 आ गए, 5 में 2 का किया तो 10। तो एक पेयर कोई भी पकड़ लो और सभी में 2 का 3 का 4 का, एक से संख्याओं का पूर्व में गुणा कर, तो ये सभी तिर्यक संख्याएं स्टूडेंट्स होती हैं। ठीक है, जैसे हम इसको चेक कर रहे होंगे, 6 8 10 को चेक करें तो सबसे बड़ी भुजा हमें कर्ण मानना है, आप करना, ये भी तिर्यक संख्या है, 10 कर्ण होगी। यहां भले 13 बीच में लिखे लेकिन 13 कर्ण होगी। 13 13 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स, 13 13 हो जाएंगे कितने, 169। और 12 12 तो 169 रखेंगे अपन कहा, 169 रखेंगे अपन एक पक्ष में, और फिर 12 12 12 कवर किया तो 144, और 5 कवर किया तो 25। तो देखो आप 169 बराबर, जब आप 144 में ये 25 जोड़ रहे होंगे तो ये भी कितने आ रहे होंगे, 169। तो दोनों पक्ष बराबर आ गए। मतलब ये जो हमने पेयर लिखे हैं, ये जो हमने पेयर लिखे स्टूडेंट्स, ये सभी की सभी तिर्यक संख्याएं कहलाती हैं। सीधी सी बात, सबसे बड़ी भुजा को हमें कर्ण मानना है, और यदि 3 डाटा जो हमें दिए गए हैं, यदि इनमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाती है, दोनों पक्ष एक से आ जाते हैं, तो वो तिर्यक संख्याएं कहलाती हैं। यदि दोनों पक्ष एक से नहीं आते तो वो तिर्यक संख्याएं नहीं कहलाती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहां हमने कुछ क्वेश्चंस को आपके लिए करने के लिए दिया है, आप हमें स्टूडेंट्स ये कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं, इनको हम पढ़ के आपको सुना देते हैं। इसमें कह रहे हैं कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है, इन 4 में से आपको तय करना है। दूसरा कह रहे हैं निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या है, इन 4 में से तय करना। तीसरा, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय नहीं है, ये यहां से तय करना। चौथा, निम्न में कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, यहां से तय करना। 5वां, निम्न में कौन वास्तविक संख्या है, ऑप्शन में से आपको बताना है। 6, निम्न में कौन वास्तविक संख्या नहीं है। 7, निम्न में कौन अवास्तविक संख्या है। और 8, निम्न में कौन अवास्तविक संख्याएं नहीं है। स्टूडेंट्स, यहीं से प्रश्न आते हैं, कई प्रकार के प्रश्न आते हैं स्टूडेंट्स। समय ज्यादा हो रहा है, आज हम विराम करते हैं दोस्तों। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और स्टूडेंट्स, यदि आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। नंबर सिस्टम के स्टूडेंट्स हम कम से कम 10 से 15 वीडियो एक एक करके ले आएंगे और आपका पूरा नंबर सिस्टम धीरे धीरे कवर करवा देंगे। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।